प्रस्तुत है आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति। जी हाँ, it is a guest lecture by well-known personality, Mr. Swapnil Chore. स्वप्निल चौरे जी से अनुरोध है कि आप अपना लेक्चर शुरू करें। आप सभी स्वप्निल चौरे जी की स्क्रीन को पिन करें। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि श्री स्वप्निल चौरे जी की स्क्रीन को पिन करें। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। आप सभी को इस पावन गणतंत्र दिवस की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भारत का भविष्य है। आप भारत के सपनों को पूरा करने वाले हैं और मैं आभारी हूँ कि ब्रिलियंट स्कूल ने मुझे ये मौका एक बार फिर से दिया है कि मैं भारत के भविष्य के साथ एक बार फिर से जुड़ सकता हूँ और अपनी बात कह सकता हूँ। दोस्तों, कल मैं सोच रहा था, जब आप लोगों से मिलने का मौका था कि मैं आपसे क्या बात करूं, और मुझे एक विचार आया कि जो स्वतंत्रता हमें मिली 1947 में, वो किसी नए जीवन की तरह थी, एक नए जन्म की तरह थी। ऐसा लगता है ना, जब एक नया बच्चा जब इस धरती पर आता है, ना वो बोल पाता है ना वो समझ पाता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो स्वतंत्रता हमारे देश के लिए ऐसी ही थी, एक नया जन्म था। लेकिन गणतंत्र जब 1950 में भारत का संविधान बना, तो उस बच्चे का संस्कार हुआ, जैसे हमारा होता है। संस्कार अर्थात हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात का की अनुभूति कराते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे आसपास का परिवेश। ये सब कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे के संस्कार में। ठीक उसी तरह से संविधान का जब निर्माण हुआ, और संविधान को इसी हिसाब से बनाया गया कि भारतवर्ष के हर नागरिक को भारत पर विश्वास भी हो सके, भारत को देख करके उसे एक शक्ति की अनुभूति हो सके, और भारत में उसका विश्वास इस तरह से हो कि उसके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके। साथ ही साथ संविधान ने हमें कई अवसर दिए, जो कि शायद उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के नागरिक को इतने अवसर मिले। कहने को बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम देश का भविष्य है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस देश के भविष्य की कल्पना करें। इस देश का भविष्य कैसा होगा, इस बारे में हम सोचें। और अगर भविष्य हम देख पाते हैं, तो हमें ये पता चले कि भविष्य में कैसी चुनौतियां आने वाली हैं, और चुनौतियां अगर हमें पता हो, तो हम खुद को इस हिसाब से तैयार करें कि उन चुनौतियों से हम निपट सके। दोस्तों, मैं दो कहानियों के साथ आपके पास आया। एक कहानी जो आप खुद भी जानते हैं, एक कहानी जिसका हिस्सा आप खुद भी रहे हैं। कभी आपने सोचा था 2019 में कि एक ऐसा वायरस आएगा हमारी दुनिया पे, जो कि जैसे हम देख भी नहीं पाते, बहुत ही सूक्ष्म है, जैसे देखना मुश्किल है, सिर्फ जिसकी अनुभूति करी है, जिसके बारे में सुना है, और उसने ऐसा त्राहिमाम पूरे विश्व में मचाया कि हमारी पूरी जीवन शैली बदल गई, हमारे काम करने के तौर तरीके बदल गए। कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो कई लोगों के जीवन की नई शुरुआत हो गई। ये ठीक उसी रिपोर्ट कार्ड की तरह था, जैसे जब हम सालाना पढ़ाई करते हैं, पूरे वर्ष भर हम पढ़ाई करते हैं,
और अंत में जब हमारी एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, ये जानने के लिए कि हम कितने तैयार हैं, क्या हमने वाकई में पढ़ाई करी है। ठीक उसी तरह से ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानवता के ऊपर जिस तौर तरीके से ये दुनिया चल रही थी, जिस तौर तरीके से हम चल रहे थे, हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल था। अभी भी ये वायरस हमारी जिंदगी से, हमारी दुनिया से गया नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, इसने हमारी आंख खोली। क्या हम तैयार हैं? एक प्रश्न पूछा, क्या हम तैयार हैं? और वास्तव में जब पहली बार इस वायरस का आगमन हुआ था दुनिया में, भारत में, तो हमें पता चला कि जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, जो एक आम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर, उसकी कितनी कमी है। लेकिन आज के टॉपिक का नाम है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अर्थात हमें जो दिखता है, जो हमारे आसपास है, वही सच्चाई नहीं है, या हमें वही तक सीमित नहीं रहना है, हमें उसके बियॉन्ड सोचना है, उसके पार सोचना है। इसका अर्थ है कि हमें भविष्य की ओर भी देखना है, और जो वर्तमान में है, अगर वो चुनौती के स्वरूप में है, तो पहले उसे स्वीकार करना है और फिर उसे बदलने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर दो कहानियों के साथ मैं अपनी पहली कहानी को शुरू करता हूँ। पहली कहानी निश्चित तौर पर कोविड के दौर से ही प्रेरित है। कोविड के दौर में हमने कई बदलाव देखे। तो पहला बदलाव था, क्योंकि कोविड का दौर था, 2 गज की दूरी थी, मास्क पहनना जरूरी था, और हाथों को खास करके मतलब बार बार सैनिटाइज करना था। ऐसी स्थिति में काफी इनोवेशंस आए, जैसे सैनिटाइज तो करना ही है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे सैनिटाइज कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा इनोवेशन आया कि पैडल के माध्यम से एक सिस्टम बनाया गया कि आपको पैरों से जो है प्रेस करना है और सैनिटाइजर निकल आएगा। एक छोटा सा आइडिया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस एक छोटे से आइडिया ने पब्लिक प्लेसेस में भी आम जनता के सैनिटाइज होने की व्यवस्था कर दी। एक छोटा सा आइडिया, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके लिए भारत रेडी हो गया था, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1991 में जब पहली बार कुछ इस तरीके की पॉलिसीज आई कि हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भारत में लाना होगा, ग्लोबलाइजेशन को भारत में लाना होगा, उस वक्त शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वो एक निर्णय भारत ने जो लिया था, भारत की सरकार ने जो लिया था और भारत की जनता ने जिसे स्वीकार किया था, उसी निर्णय की वजह से 2020 में काफी हद तक हमारे जीवन को एक सहूलियत मिली। उसकी वजह से कोविड के दौरान कोविड के खिलाफ एक युद्ध को लड़ने में हमें एक सहूलियत मिली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहे कोई जागरूकता का अभियान हो या सतर्कता का अभियान हो, उसे चलाना सभी के लिए आसान हुआ, सबको जागरूक करना आसान हुआ। और साथ ही साथ कई ऐसे अवसर मिले, जैसे ऑनलाइन आपके घर पे सब्जी आ जाती है, डोर टू डोर वेजिटेबल्स आ जाती है, डोर टू डोर आपका वेस्ट कलेक्ट हो जाता है। मतलब सारे कचरा वाला हो, कबाड़ी वाला हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के बिजनेस करना। यानी जिंदगी जितनी मुश्किल हुई, उतने ही अवसर भी इस कोविड के दौर ने हमें दिए। कई लोगों को उसके बाद में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि जो परेशानियां अब हमारे सामने आई है, तो भारत का भविष्य होने के नाते अभी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इन परेशानियों का जल्दी से जल्दी समाधान निकालें, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में हम और ज्यादा अच्छे से तैयार हो सकें। दूसरी कहानी फिर से कोविड की ही है, और क्योंकि आज के इस विशेष दिन से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि मैंने कहा था, 1947 में 2 चीजें हुई थी, 2 घटनाएं हुई थी। एक अप्रिय घटना थी और एक ऐसी घटना थी जिसके लिए हम सभी काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। पहली घटना थी भारत का पार्टीशन, भारत का बंटवारा, जो कोई नहीं चाहता था लेकिन हुआ। और एक ऐसी घटना थी जिसका नाम था भारत की स्वतंत्रता। भारत उसी दिन स्वतंत्र भी हुआ। भारत के बंटवारे के बाद 2 देशों का जन्म हुआ, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। एक का नाम था पाकिस्तान, दूसरे का नाम था हिंदुस्तान, भारत। दोनों ही देशों ने एक ही समय पे शुरुआत की। दोनों ही देशों के सामने लगभग एक सी समस्या, एक सी चुनौतियां थी। अब हम अगर देखें एक ट्रैक को कि किस तरीके से ये दोनों देशों ने इन 70 सालों में, 75 सालों में अपने आप को बदला और कैसे निर्णय लिए,
तो आप सब भी जानते हैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि हम कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। एक निर्णय लिया था उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था कैपिटलिस्ट यूएस की फोर्स को, और भारत के पास में भी एक अवसर था उस वक्त। आपके पास दो अवसर होते थे, या तो आप यूएस के अलाई बन जाओ, अमेरिका के अलाई बन जाओ, या फिर आप रूस को ज्वाइन कर लो। कम्युनिस्ट विचारधारा पे हो तो आप रूस को ज्वाइन कर लो। भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सोचा कि हमें किसी को ज्वाइन नहीं करना है, हम किसी एक के साथ नहीं हो सकते। भारत में जितनी आवश्यकता मार्केट को डेवलप करने की है, उतनी आवश्यकता भारत के नागरिकों को सुरक्षित करने की भी है। और आज हम देख सकते हैं कि ना तो यूएसएसआर बचा, ना ही यूएस की अलाइज बची। आज पूरी तरीके से ये दुनिया ह्यूमैनिटी और कैपिटलिज्म को अगर हम छोड़ दे तो मार्केट के ऊपर बेस्ड है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो बदलाव आए उस वक्त की पॉलिसीज भारत की जो थी, उन्होंने हमारे यहाँ पे एक ऐसी स्थिति को निर्मित किया कि आज भारत, जो कि पहले भी ये कहा जाता था कि भारत जो है वो दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन आज भारत ग्लोबली संजीवनी का काम कर रहा है। मतलब पूरे विश्व में कोविड की दवाई हो या कोविड से पहले बचाव के लिए जो हम दवाइयों का प्रयोग करते थे, वो पूरे विश्व में अगर किसी ने पहुंचाई है तो वो भारत ने पहुंचाई है। भारत ने उस कैपेसिटी को डेवलप किया कि आज न केवल हम भारत की आबादी को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने पड़ोस को, हमारे आसपास के जो देश है, जो गरीब देश है, उनको भी सहायता दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान को, आज उनके सामने एक चुनौती है कि दवाई लाने के पैसे नहीं है। कहां पर वो डिफरेंस आया कि जब दोनों ही देशों ने एक साथ शुरुआत की थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि भारत ने वो सब कुछ हासिल किया और पाकिस्तान ने वो सब कुछ हासिल नहीं किया। भारत ने वो सब कुछ हासिल इसलिए किया क्योंकि भारत के लीडरशिप में, भारत में एक जज्बा था, एक जुनून था, और उनके अंदर वो दिग्दर्शिता थी कि आने वाले समय में जब बढ़ती हुई आबादी होगी भारत की, युवा शक्ति होगी भारत की, नई चुनौतियां होगी भारत की, हमें जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा दवाइयों की, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर यूनिट्स की, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने की। और इसी निर्णय को जनता ने भी उतना ही ज्यादा बल पे स्वीकार किया। हमने कई चुनौतियां देखी, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे निर्णयों की वजह से हम सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, आतंकवाद, अतिवाद, और आए दिन हम कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही देखते हैं, सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो अगर हम दिग्दर्शिता के साथ निर्णय लें तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। मेरा दूसरा उदाहरण जो है, जो मैं देना चाहता हूं, मेरी अपनी प्रेरणा जिसके ऊपर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके जीवन के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उनके जीवन से प्रेरित होकर के उनके जीवन की एक कहानी में सुनाना चाहता हूँ। और उनके जीवन की जो प्रेरणा थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1969 में 1969 में पहली बार भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को लॉन्च करने के बारे में सोचा। 1969 में इसरो की स्थापना की। ये एक ऐसा दौर था जब भारत युद्ध से ग्रसित था। ये एक ऐसा दौर था जब भारत में विकास के बारे में सोचना मतलब बहुत लाजमी था ही नहीं। मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि विकास क्या होता है। सड़कों के बारे में सड़कें होती नहीं थी, बिजली होती नहीं थी, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, बहुत बुरी मतलब दशा थी। हर वक्त कभी पाकिस्तान से चुनौती मिलती थी, कभी चीन से चुनौती मिलती थी, कभी अंतरराष्ट्रीय दबाव होता था हमारे ऊपर। ऐसे वक्त में एक नवयुवक ने ये सोचा कि हमें भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू करना है, इसरो की स्थापना करनी है। उस वक्त कई लोगों ने, क्योंकि हर जगह पे आलोचक होते हैं, उन्होंने काफी बोला, अरे आप क्या बोल रहे हो, आपके देश में एक वक्त खाने की व्यवस्था नहीं है, आप अंतरिक्ष में जाने की बात करते हो। उस वक्त लोगों के पास में बैलगाड़ी भी नहीं होती थी। बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग होता था जिसके पास बैलगाड़ी होती थी। तो ये सवाल पूछना स्वाभाविक भी था।
लेकिन उसके बाद में भी डॉक्टर साराभाई ने और करंट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट किया और भारत में इसरो की स्थापना हुई। जब इसरो की स्थापना हुई तो उसके बाद कई प्रयास हुए, काफी हद तक शुरुआत में हम विफल भी हुए, और विफल होने का कारण था कि हम थे सहज, और ज्यादा ना तो हमारे पास पैसे की उस वक्त कमी थी, और साथ ही साथ हमारे पास में स्किल्स और टैलेंट की कमी थी। लेकिन हमने धीरे धीरे खुद को आत्मनिर्भर किया। उस वक्त के साइंटिस्ट ने एक जुनून अपने अंदर लिया, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश की, भारत के अपने इंडिजिनस मटेरियल का यूज किया और पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्टा को लॉन्च किया। आर्यभट्टा के बाद रोहिणी और ऐसे कई तमाम सैटेलाइट उस वक्त से लॉन्च किए। 2008 में भारत पहली बार चांद पे पहुंचा। एक ऐसा देश जब पहली बार चांद पे पहुंचा तो पूरी दुनिया ने, जो उस वक्त भारत का मजाक बना रही थी, भारत के ऊपर हंस रही थी, भारत को क्रिटिसाइज कर रही थी, और न केवल बाहर से क्रिटिसिज्म मिल रहा था बल्कि भारत के अंदर भी, चाहे मीडिया हो, चाहे अलग अलग प्रबुद्ध वर्ग हो, एक ऐसे मतलब एक हम देख सकते हैं कि काफी सारे आलोचक होते हैं समाज में, वो कहते हैं कि क्या जरूरत है भारत को अभी स्पेस मिशन लॉन्च करने की, हम पहले भारत की अन्य समस्याओं का निवारण क्यों नहीं करते। तो उस वक्त शायद जवाब उनके पास होगा, या हो सकता है उनके पास जवाब ना हो, लेकिन उनके पास जुनून जरूर था कि हमें भारत को चांद पर भेजना है, हमें भारत को मंगल पर भेजना है। 2008 में हम चांद पे गए, 2014 में हम मंगल पे गए, भारत का मंगल पर स्वागत हुआ। और आपको पता ही होगा कि हम किस कीमत पर मंगल पे गए। जो बजट ग्रेविटी मूवी का नहीं था, उससे भी कम बजट में हम लोग मंगल पे चले गए, और ये उस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का नतीजा था। लेकिन इससे भारत को क्या बेनिफिट हुआ, भारत के आम जनता को क्या बेनिफिट हुआ? तो दोस्तों वापस से कोविड के उसी दौर में आता है, जब हम सबने सुना था कि वायरस की वजह से चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। उसी दौरान भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर 4 चक्रवात टकराए थे। 4 चक्रवात, 4 साइक्लोन्स, और बड़े बड़े साइक्लोन थे। एक का नाम था आम्फान, जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के छोर पे टकराया था। दूसरे का नाम था निसर्ग, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की छोर पर टकराया था। ये लगभग मई और जून की घटना है। उसके बाद निवार आया नवंबर में, और बुरेवी आया दिसंबर में। ये 4 चक्रवात भारत क्यों टकराए थे, और इसके बारे में हमें लगभग 7 दिन पहले सूचना मिल गई थी। 7 दिन पहले से ही भारत की जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, रिस्पॉन्स टीम होती है, उन्होंने जो प्रभावित हो सकते थे लोग, जो प्रभावित हो सकते थे कम्युनिटीज, सेटलमेंट्स, उनको रिसेटल करना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से कोविड के दौरान भी कुछ चुनौतियां जरूर आई, लेकिन फिर भी उस लेवल की क्षति नहीं हुई, उस लेवल की जनहानि नहीं हुई। अगर हमारे पास सैटेलाइट की उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर हमारे पास प्री इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो शायद आज कोविड से ज्यादा हमें इस बात का दुख होता कि हमने 2020 में चक्रवात में कितने लोगों को खो दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसका श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई की उस दिग्दर्शिता को, कि उन्होंने इस मिशन को उसी वक्त शुरू किया। अगर वो उस वक्त शुरू नहीं करते तो शायद हम 10 साल पीछे होते, 20 साल पीछे होते, कोई और बंदा होता, वो सोचता कि चलो हमें ये करना है। तो ये होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी है, जिन्होंने विक्रम साराभाई की टीम को ज्वाइन किया। उनके सामने भी कई चुनौतियां थी, काफी कठिन जीवन था, पेपर बेचते थे, पेपर बांटते थे, लेकिन उन्होंने भारत की संस्कृति में, भारत की विविधता में उन्होंने खुद को गर्वित महसूस किया, उसे स्वीकार किया, और साथ ही साथ उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए, हर कठिनाई का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और अंत में जब उन्हें बेहतर ऑफर भी मिलने लगे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे इसी देश में काम करना है, इसी देश के लिए काम करना है। और सेम जिस तरीके से सैटेलाइट
प्रोग्राम के बारे में जो क्रिटिसिज्म था, उसी तरह से एक और क्रिटिसिज्म हमारे देश में मिलता था हमें, वो था जब हम लोगों ने मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करने का सोचा, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के बारे में सोचा। तो ये दौर था लगभग 1970 के आसपास का, जब हम उस वक्त ये विचार कर रहे थे कि अब हमें हमारा मिसाइल का प्रोग्राम लॉन्च करना है, हमें भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है। और हमें बार बार बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा था, कई तरह के प्रतिबंध हमारे देश पर लग चुके थे क्योंकि हम मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करने वाले थे। बतौर उन प्रतिबंधों के, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के, इंटरनल क्रिटिसिज्म के, हम लोगों ने उस प्रोग्राम को, हमारी उस टीम ने उस प्रोग्राम को जारी रखा। कई बार असफलताएं, अग्नि का पहला लॉन्च जब हुआ, आपको मैं एक और रेफरेंस देना चाहूंगा कि आप मेरा जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आज जाकर के विंग्स ऑफ फायर की किताब जरूर पढ़े। और मैं जानता हूँ बुक पढ़ना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए यूट्यूब पर गुलजार साहब की आवाज में एक कहानी है, लगभग 1 घंटे की कहानी है, विंग्स ऑफ फायर के नाम से, उसे आप जरूर सुने। मैं उसका एक संक्षिप्त विवरण आपको देना चाहता हूँ। समय है जब अग्नि का लॉन्च हो रहा था, अग्नि मिसाइल का लॉन्च हो रहा था, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। जब उसका लॉन्च हो रहा था, उस वक्त जब पहली बार लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के थोड़ी ही देर बाद वो मिसाइल प्रक्षेपण जो है वो फेल हो गया, मिसाइल जो है वो ध्वस्त हो गई, मतलब वो प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मतलब निराश होकर के एक बार फिर से हमारे साइंटिस्ट की टीम ने, हमारे उस वक्त की जो मिसाइल बनाने वाली टीम थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक बार फिर से प्रयास करते हैं। और उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया। लगभग 5 साल के निरंतर प्रयास के बाद एक बार फिर वो दिन आया कि अग्नि को लॉन्च करना था, अग्नि मिसाइल को लॉन्च करना था। पूरी दुनिया की नजरें हम पे थी, प्रतिबंध से हम घिरे हुए थे। और अग्नि के लॉन्च के दौरान इस बार जब सारी चीजों को समझ लिया गया, तो जब लॉन्च करना था तो उसी दिन फिर एक चुनौती आई, कहीं ना एक टेक्निकल एरर आ गया था। काउंटडाउन हो रहा था T10, T9, T8, और जैसे ही वो T7 पे पहुंचता, एक बिग बजता, एक आवाज आती कि कुछ टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर है तो फिर एक रिस्क हो जाती है, अब इसे लॉन्च नहीं करना है। लॉन्च नहीं करना है तो अगेन आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता था। अखबारों में उस वक्त आता था कि हम इस मिसाइल का प्रोग्राम को क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, क्या हम वाकई में तैयार हैं। काफी सारे इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और साथ में टेक्निकल एरर्स की वजह से ये जो प्रक्षेपण था वो लगभग 10 दिन तक पोस्टपोन हो गया। फाइनली वो दिन आया जब भारत का अग्नि मिसाइल लॉन्च हुआ। आज की तारीख में अग्नि मिसाइल लॉन्च करने के मायने क्या थे? ये लॉन्च सफल रहा, ये प्रक्षेपण सफल रहा, और दुनिया को एक मैसेज मिल गया कि भारत की तरफ अब आंख उठाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अब अग्नि है, भारत के पास अब अग्नि है, और अगर आंख उठाए तो भस्म कर देगा भारत। और ये भी जरूरी है, अदरवाइज आपको दुनिया कमजोर समझेगी और आप पर आक्रमण कर देगी। आपकी स्वतंत्रता जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो एक जुनून, एक जज्बा, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उसी की वजह से शायद एक इसी 2020 के दौरान जब चीन ने भारत की लद्दाख की सीमा पर थोड़ी सी इंट्रूजन करने की कोशिश की, भारत को परेशान करने की कोशिश की, वो नाकामयाब इसीलिए हुई क्योंकि चीन जानता है कि भारत के पास वो शक्ति है कि वो चीन को न केवल हरा सकता है बल्कि चीन का विनाश भी कर सकता है। लेकिन भारत की ये भूमिका नहीं है कि हम किसी का विनाश करें, बस हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम हमारी जनता को, हमारी सरहदों को, हमारी सीमाओं को, हमारी भौगोलिक और जैविक विविधता को सुरक्षित कर सकें। और ये एक और उदाहरण है भारत के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का। मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई। पहली कोविड से रिलेटेड थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का वर्णन था कि कैसे एक देश ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के कुछ सोचा और आज वो डिफरेंस क्रिएट किया जो शायद आपको एक प्राइड देता है, एक गर्व की अनुभूति करवाता है, आपको एक विशेष स्थान देता है। और वहीं दूसरा देश जिसको हर कोई आजकल प्रतिबंधित करने पे लगा हुआ है, जिसको हर कोई आजकल जो है उसको कोई वीजा नहीं देता है,
राइट? आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का? सो इसी के साथ आप जो कि इस देश के युवा है, इस देश के भविष्य है, किसी ना किसी मोड़ पे होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनौती का सामना कर रहे होंगे। आपको बस यही सोचना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि 2020 में एक ऐसी चुनौती आएगी जो हमको पूरी तरीके से बदल के रख देगी। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में जब पहली बार जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण की, पहली बार जब अपना स्थान ग्रहण किया, उन्होंने सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट समझौते को साइन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसे ज्वाइन करना ही होगा। इस दौर में सबसे बड़ी इमरजेंसी वो है जलवायु इमरजेंसी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और हम उसके लिए कितना तैयार है और हमें उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम सोचना शुरू करें कि अगर आने वाले समय में अगर कोई चुनौती आती है तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि चुनौती आने कौन सी वाली है और अगर आएगी तो हम उसके लिए कितने तैयार है और तैयार होने के लिए हमें करना क्या होगा। तो आपके सामने एक विचार मैं देके जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप वो जरूर पूछें मुझसे और ये जरूर सोचें कि जब हम अगली बार एक बार फिर से गणतंत्र दिवस मनाए तो हमारे पास एटलीस्ट चुनौतियों की एक लिस्ट हो कि आने वाले समय में कौन सी चुनौती आने वाली है। एक और लिस्ट हो कि हम कितनी चुनौतियों के लिए तैयार है या उनकी तैयारी हमें कैसे करनी है। जब हम ये सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें समाधान भी मिलेंगे। मुझे गर्व है कि मैं और इशित सर, हमें मौका मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ही पास से सुनने का, जब वो इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में आए थे और हमें मौका मिला उन्हें उनके उस प्रोग्राम को अटेंड करने का। और उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस दुनिया को बदल सकती है, इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अ प्रॉब्लम। समस्या की समस्या अगर पता चल जाए तो समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इसका सीधा सा अर्थ है, जीवन में आप किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो, चाहे आपके घर के फ्रंट से वो चुनौती आ रही है, चाहे आर्थिक रूप से वो चुनौती आ रही है, चाहे वो इमोशनल तौर पे वो चुनौती आ रही है, आप उस चुनौती को पहले स्वीकार करें। आप उस चुनौती के हल के लिए प्रयास करें, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से बात करें और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। भारत की का वो जो संस्कार है, एक ऐसा संस्कार जिसने विक्रम साराभाई को एक सपना दिया और उस सपने की वजह से आज भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक ऐसा संस्कार जिसने कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक स्ट्रेंथ दी, वो संस्कार हमारे अंदर भी है। और हमें बस यही सोचना है कि अगर चुनौती है, इसका अर्थ है कि इसी चुनौती से अवसर निकाला जा सकता है। एंड वेयर देयर इज अ चैलेंज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस इटसेल्फ। तो भारत को अब हमें आत्मनिर्भर भी बनाना है, भारत को हमें हर तरह की सुविधा भी देनी है, हमारे जीवन को आसान बनाना है। कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बस हमें ये सोचना है कि हम इसे कैसे आसान बना सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण दिया मैंने, किस तरीके से एक सैनिटाइजर को हम किस तरीके से इस तरह से यूज करें कि अन्य लोगों को कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, एक छोटा सा इनोवेशन, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन इसने भी अपना एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। ठीक उसी तरह से आपके पास भी कोई भी छोटा सा विचार आता है, आप अपने स्कूल में शेयर करिए, आप अपने टीचर से उसकी चर्चा करिए। आज की तारीख में ऑनलाइन होने की वजह से, आज की तारीख में इंटरनेट की इंटरनेट इतना सुलभ है आज की तारीख में हमारे पास कि आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक और चीज बताता हूँ, आप जानते होंगे टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क साहब को। तो उन्होंने अभी भी बोला है कि जो व्यक्ति एमिशंस बेसिकली हमारी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में एमिशंस, और एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो टेस्ला के संस्थापक ने बोला है कि जो व्यक्ति अगर इस बात का सॉल्यूशन निकाल दें कि हम एमिशंस को कैसे ट्रैप कर सके, कैसे हम उसको रोक सके, कैसे हम उसको कैप्चर कर सके, अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है तो टेस्ला के संस्थापक के पास आपके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। 700 करोड़ के आसपास वो आपको
रिवॉर्ड करेंगे। बस उनको ये सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपके पास सॉल्यूशन है वो आपको रिवॉर्ड देंगे। सो इफ यू हैव एनी सॉल्यूशन देयर इज अ रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड हमेशा पैसे के फॉर्म में नहीं होता है, मनी के फॉर्म में नहीं होता है, कई बार वो रिवॉर्ड आशीर्वाद के फॉर्म में भी होता है। जस्ट लाइक आपने साइक्लोन से इस देश की सीमाओं को बचाया, उस कम्युनिटी का आशीर्वाद अब आपके पास है। सो कहने का अर्थ है अब हमें सोचना है कि कोविड ने हमें सिखा दिया है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है बॉस। अर्थात अब हमें वक्त है बदलने का, वक्त है आगे बढ़ने का, वक्त है ये सोचने का कि आने वाले समय को हम कैसे आसान करें, कैसे सुलभ करें। इसी के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो हम आने वाले 5 मिनट में उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसके बाद अपने आप को विराम देते हैं। So if you have any question, just let me know. Okay, students, if you have any questions, please raise your hand. कबीर ने रेज किया है। यस कबीर। Yes, just a minute, please. I will unmute him. Yes, Kabir, please ask your question. Sir, what is emissions? Great question, Kabir. So emissions basically, if I will explain you, तो basically emissions का मतलब होता है जो मतलब अलग अलग टाइप की जो गैसेस होती है। तो सपोज इफ अगर आप कोई बर्निंग कर रहे हो तो बर्निंग करने के बाद में लाइक यू आर टेकिंग, मतलब बर्निंग में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन आप लेते हो, ऑक्सीजन की मदद से बर्निंग होती है मतलब, और उसके बाद में आप कुछ रिलीज करते हो, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और भी गैसेस होती है। अगर आप व्हीकल्स की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल की बात करते हो, तो व्हीकल्स में कई तरह के इमिशंस होते हैं जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो सॉक्स नॉक्स का जो ये कंपोजिशन होता है जो एयर में जाता है, दैट इज एमिशन, समथिंग विच यू आर इमिटिंग। मतलब किसी भी सिस्टम के चलने के बाद जो फाइनल मतलब उसका जो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है और जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, दैट इज एमिशन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सिस्टम में अगर आपने चिमनी को देखा होगा तो मतलब अगर आपने इवन घर में जो कंटेम्प्रेरी ओल्ड चूल्हास होते हैं तो वहां पर जो धुआं निकलता है, जो स्मोक होता है, दैट इज एमिशन। आई होप आई एम क्लियर विद माय आंसर। Yes, sir. Yes. And basically why this emission is very critical for us, I want to explain you. So basically क्या होता है कि ये emission जो है हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। सो ओजोन लेयर के लिए मतलब इफ देयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड तो ओजोन लेयर के साथ में मिलकर के वो रिएक्ट होता है और फाइनली वो एक ऐसा कंपोनेंट बनाता है जो कि हमारी जो ये शील्ड है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उस शील्ड को वो कमजोर कर देता है। और अल्टीमेटली ये होता है कि देयर विल बी मोर सनलाइट जो कि मतलब धरती पर पड़ती है, लिथोस्फीयर पे पड़ती है, और उसकी वजह से टेम्परेचर रेज होता है, ओशन लेवल रेज होता है। यस Yes. एनी अदर Thank क्वेश्चन? you, sir. Thank you for the wonderful explanation. Any other question? Please raise your hand if you have any other question. आई बिलीव अगर क्वेश्चंस होता है तो सेशन इंटरेस्टिंग होता है। तो मतलब सेशन इंटरेस्टिंग नहीं था क्या बच्चों? यस, देयर इज स्नेहा। Yes, we have. Yes, Sneha, please ask your question. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्नेहा।
सर एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट कि जो हमारा भारत है वो इतनी सारी अचीवमेंट्स तो कर चुका है, लेकिन जो नेचर में आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक कोविड-19 के दौर में हमें ये भी पता चला कि हमें नेचर को ज्यादा सिक्योर करना कितना जरूरी है। तो आज हमारा भारत उस काम में सक्षम है या नहीं, कि और उसको और ज्यादा डेवलप करना है इस चीज में, तो वो मुझे जानना था, और हम कैसे आगे उसको कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल स्नेहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और मुझे बहुत खुशी है इसका जवाब देने में। तो सबसे पहले भारत, मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे आज के दिन की बात कर ले और संविधान की बात कर ले, तो संविधान ने जो अधिकार दिए और जो कर्तव्य दिए हैं वो सिर्फ लोगों को नहीं दिए, नागरिकों को नहीं दिए। हमारे कुछ कर्तव्य हमारे मतलब हमारी इस भूमि के लिए है, हमारे कर्तव्य हमारी नदियों के लिए है, हमारे कर्तव्य हमारे पर्वतों के लिए है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए है, हमारे फॉरेस्ट के लिए हमारे कर्तव्य है। और हर एक चीज डिफाइंड है। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो हर एक चीज डिफाइंड है कि आपको अगर आप कोई नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको वो किस मात्रा में करना है, और अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आपको गिविंग बैक करना पड़ेगा। तो जैसे आपने जो प्रश्न पूछा कि भारत अभी इस स्थान पे कहाँ पर है, तो देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी बात है भारत की आबादी बहुत बड़ी है। भारत में जो सबसे बड़ी चीज है वो है भारत की जनसंख्या, और जनसंख्या के साथ में ही बढ़ता हुआ मिडिल क्लास। तो जब मिडिल क्लास बढ़ता है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे। और नेचुरल रिसोर्सेज पर अगर इसका असर पड़ता है तो काफी हद तक ये प्रभावित करता है आपकी वन्य जीवन को, फॉरेस्ट लाइफ को, आपके मतलब बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा वेस्ट रिलीज होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन इस लिहाज से अगर हम भारत को देखें कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा है, तो भारत ने 2015 में मतलब भारत ने अन्य देशों के साथ में पेरिस क्लाइमेट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और जब उन्होंने इस एग्रीमेंट में स्टेप इन किया था तो उन्होंने कमिटमेंट लिया था कि डेफिनेटली हम काफी हद तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी जरूरत है। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए, तो हमने कुछ कदम उठाए। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी को भारत की न केवल सरकार बल्कि भारत में जो बिजनेस है, मतलब जो बिजनेस लॉबी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। एक समय था जब हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही लिमिटेड संस्थान था, बहुत कम आपको देखने को मिलता था, लेकिन आज हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगभग 23% कर दी है। मैं बताता हूँ 2018 में कुछ 14% के आसपास थी, आज हमारे पास में 23%। जो टोटल एनर्जी, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे देश में मिलती है उसका 23% अब हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो कि सबसे पहली चीज, इससे कोई एमिशन नहीं होता है, इससे कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होता है जैसे कि अगर कोल पावर्ड, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, कि कोल पावर्ड थर्मल प्लांट से हमारे पास में नॉर्मली बिजली आती है आज भी, और कोल पावर से अगर बिजली आ रही है तो डेफिनेटली अगर कोल का बर्निंग हो रहा है तो कोल की वजह से काफी ज्यादा इमिशन होता है, वो एयर को पॉल्यूट करता है, कंटेमिनेट करता है। एक और इनोवेशन हुआ है कि तो इस तरीके से हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड्स है, हमारी नीड्स है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और धीरे धीरे हम इस मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। सेकेंड, जो अभी हमारा एक और कमिटमेंट है, तो हमारा बेसिकली गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम 200 मेगावाट जो है बाय 2022 हम 200 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य है वो हासिल करें। और आपको खुशी होगी कि हमने ये लक्ष्य ऑलरेडी हासिल कर लिया है और अब हम इसी लक्ष्य को बढ़ाने वाले हैं। सेकेंड, जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू आता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो एमिशन होता है वो व्हीकल्स की वजह से होता है। तो व्हीकल्स की वजह से अगर एमिशन हो रहा है तो हर किसी को मतलब एक सपना होता है बंगला मोटर कार दिला दें। तो जो मोटर और कार होती है उसमें सबसे ज्यादा मतलब, क्योंकि हर किसी के पास अपना व्हीकल है, और व्हीकल से अगर वो मतलब अगर छोटी छोटी चीजों को भी लेने जाते हैं तो जो इमिशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से पर कैपिटा इमिशंस के मामले में भारत बहुत कम है, लेकिन टोटल इमिशंस के मामले में भारत का स्थान दुनिया में तीसरे नंबर पे है, चीन और अमेरिका के बाद। तो ऐसी स्थिति में भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इससे भी हमें इंश्योर करना है कि हम इस इमिशन को कैसे कम करें। तो भारत में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि लोग और भारत की जनता के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है
वो आसानी से मतलब वो आसानी से उसे खरीद सके और उसे चला सके। और काफी सारे मॉडिफिकेशंस हुए इंजन में। तो पहले के जो इंजन आते थे भारत 4 की अगर बात करें तो वो ज्यादा मतलब एमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं था। और अब जो है कि भारत 6 ये भी एक इंजन का टाइप होता है। सो ये एक ऐसा इंजन है जो कि मॉडिफाइड इंजन है, अपग्रेडेड इंजन है, और इसमें एमिशंस काफी हद तक कंट्रोल होता है। मतलब अगर हम बात करें भारत 4 की, तो भारत 4 की तुलना में ये बेहतर इंजन है। और इसके बाद में भी हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने वाले हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी निर्णय लिया हुआ है कि हम ज्यादा मतलब जल्दी से जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारा, उसे हम इंश्योर करें। तो अगर आप जितने भी अच्छे देशों को देखोगे, अगर हम सिंगापुर की बात कर ले, या फिर हम मतलब ऐसे देश जहाँ पे मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही उन्नत है, तो रीजन ये है कि वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सबसे पहले तो समय कम लगता है, आम आदमी का पैसा भी कम लगता है, और साथ ही साथ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो एमिशंस कम होने वाले हैं। तो इसीलिए भारत में कई सिटीज में जो स्मार्ट सिटीज है वहां पे मेट्रो का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब भारत सरकार मेट्रो को काफी प्रमोट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उपयोग करेंगे, और अगर ये होता है तो डेफिनेटली एमिशंस जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। इसके बाद में अभी मतलब आज के दौर में एक और अभी बात करें तो भारत ने बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बहुत सारी माइंस होती है हमारी, कोल माइन हो गई, और काफी सारी मतलब रिसोर्सेज की मैग्नीज माइन हो गई, आयरन और माइन हो गई, बॉक्साइट माइन हो गई, हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है, माइनिंग एक्टिविटीज करनी होती है। तो सपोज अगर कहीं भी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो भी माइनिंग कर रहे हैं, जो भी कंपनी वो माइनिंग कर रही है, उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि वहां पर माइनिंग की वजह से जो इकोलॉजी को डैमेज हुआ है उसे वापस से रीस्टोर करना है। अर्थात आपको वापस से गिविंग बैक करना है। तो अब आपकी, जैसे आपका जो प्रश्न था कि अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको इस मुहिम को जारी रखना है। जैसे आपने सुना होगा ग्रेटर थनबर्ग के बारे में, जिन्होंने 2016 में दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को और लगभग दुनिया भर के बिजनेस लॉबीज को उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा था कि आपने हमारे भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, अपने पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो, आपने हमारे बारे में कुछ सोचा है? सो आपकी बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पेड़ नहीं भी काटे जाएंगे तो भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो आपको उस सॉल्यूशन की ओर जोर देना है। और अगर कहीं पे उसके बाद में भी पेड़ कट रहे हैं तो आपको फिर ये इंश्योर करना है कि हमें उससे ज्यादा पेड़ लगाने हैं। सेकेंड, आप बच्चों को मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। बेसिकली अभी ये देखने में आता है कि सपोज अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास में जो होता है, आप सपोज अगर आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, और तो जो फलों के जो बीज होता है तो उन बीजों को अपने पास रखें, और जब भी आप यात्रा करें तो उसे जो है रोड साइड जो है डाल दें। मतलब रोड साइड उसको, मतलब जहाँ पे मिट्टी होती है वहां पर बस आप उसको बस डाल दे, तो ऑटोमेटिक वहां पे आप जब 4-5 साल बाद जाएंगे तो उन्हीं फलों के पेड़ जो है, मतलब वही जो फल है वो पेड़ बन जाएंगे, वो जो बीज है वो पेड़ बन जाएंगे, वो किसी को छाया भी देंगे, वो फल भी देंगे, और साथ ही साथ वो जो एनवायरनमेंट में जो कंट्रीब्यूशन उसका होगा वो तो होगा ही होगा। तो इस तरीके की छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं। पानी को बचाइए, बिजली को बचाइए, अननेसेसरी। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ मैं, हमारे सोशल नेटवर्किंग से भी एमिशंस होते हैं। तो इसका मतलब है सोशल नेटवर्किंग अगर आप कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप बस उतना ही टाइम स्पेंड करो जितने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया का प्रयोग मत करो, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, लेकिन हम बस ये सोच सकते हैं कि इससे हमें एमिशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि डेटा को स्टोर करने में सबसे ज्यादा एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है, और एनर्जी बनाने के लिए बहुत ज्यादा एमिशंस लगता है। आप I hope I'm clear, Sneha. There is a lot to speak, but Yes, sir. I understood many things. Thank you, sir. and I'm really I'm appreciating this particular question because I'm expecting this कि आज के जो बच्चे हैं वो environment से related प्रश्नों को पूछे, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई मुश्किलें होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो वो आप लोगों को प्रभावित करेगी। इसीलिए आज से प्रश्न करना शुरू कर दें। और आपको एक और चीज बताता हूँ, mygov.in एक वेबसाइट है, उसको जाकर के सर्च करें। वहां पर ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, और गवर्नमेंट से भी
मतलब आपको अगर लगता है कि हमारी क्या पॉलिसी है, हमें कुछ अगर समझना है इस दिशा में, तो आप गवर्नमेंट से भी अपना वो सीधा प्रश्न वहां पे पोस्ट कर सकते हो, अपने कोई सुझाव जो है आप उन्हें दे सकते हो। और वैसे भी लोकतंत्र में लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों पे ही हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो आप एक एक्टिव नागरिक बनने का आज प्रण लें और इन्वायरमेंट की दिशा में काम करें। कोई और प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? हर्षित यादव। यस हर्षित। सर जी सर, अपने भारत की जनसंख्या कितनी है, मतलब कोविड आने के बाद की? ओके हर्षित, आपका जो ये प्रश्न है, तो बेसिकली क्या होता है ना, भारत की जनसंख्या को अगर जनसंख्या का जो एस्टिमेशन होता है वो हर 10 साल में होता है। ठीक है, तो पहला सेंसस, इससे पहले जो सेंसस हुआ था इसे बोलते हैं जनगणना, तो ये 2011 में हुआ था। और अब सेंसस होने वाला है, तो उसके बाद में हमें वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा कि वास्तविक जनसंख्या कितनी है। तो जो पहला सेंसस था उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या थी 125 करोड़, अर्थात 125 करोड़ लोग उस वक्त उस जनसंख्या के हिसाब से थे। अब जो मैं देखता हूँ अभी कंटेम्प्रेरी जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो भाषण होते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमारी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है। लेकिन सेंसस का जो फाइनल डेटा आएगा, जो जनसंख्या जनगणना के जो फाइनल आंकड़े आएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या। और इसके बाद में भी आपसे मैं कहूंगा, मॉस्पी की एक वेबसाइट है और नीति आयोग की एक वेबसाइट है, आप उसे देखें, आपको लेटेस्ट अपडेट उसके बारे में भी मिलती रहेगी। ओके हर्षित, कोई और प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? Right. I think students, if you have any other question, please ask. Otherwise, we are all already on time now. Yes, sir. We have got another question. Khushi. यस खुशी। Khushi, now you can ask. Khushi, unmute yourself. Hello. Can you hear me, sir, now? यस आई कैन हियर। Good morning, sir. I am a teacher of this school. जैसे कि आज आपने टॉपिक लिया आउट ऑफ बॉक्स, तो जनरली सर एक्चुअली क्या होता है, जो भी टॉपिक आपने हमें आज बताया, जो भी डील किया हमने, वो बच्चों को हम 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से स्टडी कराते ही, उन्हें पता है। वो अवेयर होने के बाद भी इन चीजों को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते ही हैं कि हमें ये चीज करना है या नहीं करना है। तो आपने बहुत सारे सेशंस लिए होंगे, जैसे कि बच्चों को हम इन चीज के लिए मोटिवेट कर सके, क्योंकि वो सुनते हैं, समझते हैं इन चीजों को, फिर भी वो कर नहीं पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि कई जगह पे उनको उनके पेरेंट्स रोक देते हैं, कई जगह उनको कंपटीशन रोक देती हैं, कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसके कारण बच्चे आगे तो बढ़ते हैं पर फिर से वो पीछे चले जाते हैं। तो एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए जिससे बच्चे इस चीज के लिए आगे बढ़े और उनको हम मोटिवेट कर पाए अच्छे से? थैंक यू खुशी जी। सबसे पहले तो आप टीचर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका ये जो प्रश्न है, एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, मतलब तो मुझे ये लगता है, देखिए सबसे पहली चीज ये होती है कि बच्चे मतलब टीचर की एक भूमिका होती है, टीचर मार्गदर्शन देते हैं। बच्चों की भूमिका होती है कि उन्हें उस रास्ते पे चलना। आज जब मैंने अपनी जो बात कही उसमें मैंने एक ही बात कही कि माना कि मतलब बच्चों को सिर्फ ये चीज सोचनी चाहिए कि वो पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, लेकिन एक सत्य जरूर है कि वर्ष के अंत में उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अगर बच्चे आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहते हैं या वो नहीं सोचना चाहते, मतलब एज ए टीचर हमें बस उनके सामने एक विकल्प रखना है कि वो सोचना चाहे तो अच्छी बात है,
वो नहीं सोचना चाहे उसके बाद में भी, जैसे कोविड आया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम तैयार थे या हम नहीं थे, कोविड तो आया, हमारे जीवन को प्रभावित भी किया। अगर हम तैयार थे तो हमारा जीवन कम प्रभावित हुआ, अगर हम तैयार नहीं है तो हमारा जीवन काफी प्रभावित हुआ। तो वो निर्णय जो होता है, मतलब मैं एक ही चीज मानता हूँ मेरे जीवन में जो मैंने सीखी है और सीख रहा हूँ, कि एक होता है निर्णय और दूसरी होती है किस्मत। लोग कहते हैं किस्मत का बड़ा रोल होता है, मुझे लगता है कि जब एक बार हम निर्णय ले लेते हैं उसके बाद में किस्मत का रोल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो निर्णय लेने का अधिकार हमें खुद के पास रखना चाहिए, और निर्णय लेने के लिए हमें डेफिनेटली अपने बड़ों से, अपने टीचर से परामर्श लेना चाहिए। तो मुझे लगता है खुशी जी, इस प्रश्न के का जो उत्तर है वो अनुभव, मतलब क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा अनुभव है इस विषय में, और मुझे लगता है कि वो अनुभव से ही आता है। बच्चों के सामने एक ही विकल्प रखा जाए, आप तैयार होना चाहते हैं या आप नहीं होना चाहते हैं। और अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो आप कैसे तैयार होना चाहते हैं। क्या आपने, जो मैंने आपसे कहा, एक एक्सरसाइज आप करवाइए, और मैं चाहता हूँ ये समय समय पे एक्सरसाइज अगर हो, कि सिर्फ बच्चे एक चुनौतियों की लिस्ट बना लें, उनके सामने क्या चैलेंजेस है, आर्थिक तौर पर क्या चैलेंजेस है, उन्हें फैमिली से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन्हें अपने दोस्तों के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन्हें अगर वो कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें भविष्य में ये मुकाम हासिल करना है, तो वो मुकाम हासिल करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बस उन चुनौतियों की लिस्ट बना लें। मैं आपको बताता हूँ कि आधी चुनौतियां जो है, जब हम देखना शुरू कर देते हैं, उनका हल निकलना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2018 से मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू करी थी कि मुझे 2019 के, मतलब 2018 के अंत तक और 2019 के शुरुआत में मुझे क्या चाहिए। तो लगभग लगभग मैं 10 पॉइंट बनाता था। कभी भी मैंने वो 10 पॉइंट अचीव नहीं किए, लेकिन जब मैं 2019 में उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2019 में मैंने उन 10 में से 3 चीजों को हासिल कर लिया है, उन 3 पॉइंट्स को मैंने हासिल कर लिया है। और वो मेरे लिए एक मैजिक की तरह होता है, क्योंकि 2018 में जो चुनौतियां थी मेरे लिए, जो असंभव सा था, कहीं ना कहीं वो मैंने 2019 में हासिल किया। सिमिलरली 2019 में मैंने गोल बनाए, 2020 में वो हासिल किए। 10 में से सिर्फ 3 ही होता है, लेकिन वो जब 3 होते हैं तो जो आत्मविश्वास आता है वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अब आपको इस लिस्ट को बनाना जारी रखना है, और कैसे जो 3 है उसको 4 पे लाया जाए, 5 पे लाया जाए, ये कैसे किया जाए, मतलब तो वो समझ में आता है कि अब हमें और अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज करना है। तो ये अनुभव से ही आएगा, और ये निर्णय जो है बच्चे स्वयं लें। और मैं बच्चों से एक ही बात कहूंगा, देखिए निर्णय हमारे ही हाथ में होता है, और अगर हमने निर्णय नहीं लिया तो कोई और हमारे जीवन का निर्णय लेगा। और अच्छी बात है, अभी समय आपका है तो निर्णय आपका हो, और अगर निर्णय आपका है तो आपका भविष्य आपके हाथ में रहेगा। आई होप खुशी मैम मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। Yes, sir, definitely. And we will also try best for our students. Thank you very much, sir. थैंक यू मैम। सो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, और थैंक यू इशित सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड आई बिलीव दैट आने वाले समय में और मौके मिलेंगे आपके स्कूल से मिलने के, बात करने के। सो थैंक यू सो मच। यस, Thank you so much, Swapnil sir, for being here and guiding all the students for their future. It was really a wonderful session. It was really enriching. We have learned a lot of data. We have, we can say, you can say, or I can say, and we all can say that कि हम सबके दिमाग के अंदर एक सीड आपने डाल दिया है, उस एक पर्टिकुलर थॉट का, उस एक पर्टिकुलर आइडिया का, जिसको हम सब लोग कहीं ना कहीं आगे ले जाके उसको नर्चर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। So thank you so much for joining us today, and thank you for giving your valuable time. I hope all the students have learned a lot of new things. They all are motivated as the exams are also coming, so they will work hard. Thank you for coming and joining us. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।